उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। यस कम ऑन, जूलिया ने कहा तो दरवाज़ा खुला और ब्लाशर अंदर दाखिल हुआ। उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारी संजीदगी से मालूम हो रहा है कि तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाए, जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा। हाँ, इमरान साहब इस वक्त क्रीमिया नेवी की सीक्रेट एजेंसी के चीफ मार्शल की कैद में है और मार्शल ने उसे शुमाली बहरे अकियानूस के एक दूर अफ्तादा जजीरे रागुरुक में कैद कर रखा है। ये ऐसा जजीरा है जिसे मौत का जजीरा कहा जाता है। यहाँ ऐसे कैदियों को रखा जाता है जिनके मुतल्लिक ख़तरा हो कि वो फ़रार हो सकते हैं। यहाँ ऐसे इंतज़ामात हैं कि ना ही समंदर के ज़रिए और ना ही फ़िज़ा के ज़रिए कोई आदमी वहाँ पहुँच सकता है और ना ही वहाँ से कोई निकल सकता है, ब्लाशर ने कहा। लेकिन क्यों, पूरी तफसील बताओ, जूलिया ने कहा। मुझे बताया गया है कि इमरान साहब एक तख्ते पर लेटे हुए इंतहाई खस्ता हालत में क्रीमियन नेवी के एक जहाज़ के अमले को मिले। उन्होंने उन्हें जहाज़ पर उठा लिया। जहाज़ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने इमरान को पहचान लिया और उसने कैप्टन को इत्तला कर दी। कैप्टन ने हेडक्वार्टर इत्तला दी तो हेडक्वार्टर से मार्शल खुद इस जहाज़ पर पहुंचा और इसने इमरान साहब से पूछगछ की और फिर उन्हें बेहोश करके वो अपने साथ ले गया और फिर उन्हें मौत के जजीरे में कैद कर दिया गया। ये भी बता दूं कि वीआईपी के चीफ प्राइमर को भी अगवा कर लिया गया है और क्रीमियन एजेंटों ने इस लेबॉर्ट्री पर भी छापा मारा है और कई साइंसदानों को हलाक कर दिया है जहां किसी खास प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। इस तरह कारगिल के चीफ कैथरीन को भी हलाक कर दिया गया और कारगिल की एक लेबॉर्ट्री को भी तबाह कर दिया गया और इस लेबॉर्ट्री में काम करने वाले तमाम साइंसदानों को भी हलाक कर दिया गया है। ये मालूम हुआ है कि वहाँ भी ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिस प्रोजेक्ट पर वीआईपी के लेबॉर्ट्री में काम हो रहा था। बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट को क्रीमियन हुक्काम ने अपने लिए मखसूस कर लिया है और इमरान साहब को भी इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कैद कर रखा है, ब्लाशर ने तफसील बताते हुए कहा। इस जजीरे के बारे में मुकम्मल तफसील बता सकते हो जहां इमरान को कैद में रखा गया है, जूलिया ने कहा। मुझे तो तफसील का इल्म नहीं है, अलबत्ता यहाँ एक ऐसा आदमी रहता है जो क्रीमियन नेवी से रिटायर हुआ है और उसकी सारी ज़िंदगी बहरे अकियानूस में ही गुजरी है और उसका नाम आर्नल्ड है, लेकिन उसे सब ओल्ड गोल्ड के नाम से पुकारते हैं। अगर उससे माकूल मुआवजा दिया जाए तो वह आपके इस सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई कर सकता है, ब्लाशर ने कहा। ओल्ड गोल्ड कहाँ मिल सकेगा, जूलिया ने पूछा। यहीं बर्सबिन में ही रहता है, अगर आप कहें तो मैं उससे बुला लूँ, ब्लाशर ने कहा। हाँ, उससे बुलाओ, जो मुआवजा तुम कहोगे उसे दे दिया जाएगा, लेकिन हमें मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात चाहिए, जूलिया ने कहा। तो ब्लाशर ने असबात में सर हिलाते हुए उठकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हेलो, राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ब्लाशर बोल रहा हूँ, ब्लाशर फ्लाइंग क्लब से, ओल्ड गोल्ड से बात करनी है, ब्लाशर ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद एक बलगमज़ुदा खड़खड़ाती सी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले के लहजे से ही साफ महसूस हो रहा था कि वो खासी उम्र का आदमी है। ब्लाशर बोल रहा हूँ आर्नल्ड, क्या तुम $10,000 कमाना चाहते हो, ब्लाशर ने कहा। $10,000? क्या तुम होश में हो ब्लाशर? बोलने वालों की आवाज़ में इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। हाँ, पूरी तरह होश में हूँ, बोलो क्या जवाब है तुम्हारा, ब्लाशर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे क्या करना होगा पहले ये बताओ, आर्नल्ड ने कहा। कुछ नहीं, बहरे अकियानूस में वाक़या एक जजीरे के बारे में मालूमात चाहिए, हतमी और दुरुस्त मालूमात, और तुम्हारा नाम भी सामने नहीं आएगा, ब्लाशर ने कहा। आ भी जाए तो मुझे अब इसका की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बोलो किस जजीरे के बारे में मालूमात चाहिए, आर्नल्ड ने कहा। होटल 3 स्टार के रूम नंबर 122 सेकंड स्टोरी पर आ जाओ, मैं वहीं मौजूद हूँ, ब्लाशर ने कहा। रूम नंबर 122 सेकंड स्टोरी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और ब्लाशर ने रिसीवर रख दिया और फिर तकरीबन पौने घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो ब्लाशर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके जिस्म पर खस्ता सा लिबास था। वैसे भी उसकी मुआशी हालत कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही थी। आओ आओ आर्नल्ड, अंदर आ जाओ, ब्लाशर ने एक तरफ हटते हुए कहा तो आर्नल्ड अंदर दाखिल हुआ और फिर हैरत से जूलिया और दूसरे साथियों को देखने लगा। ये मेरा दोस्त है जवाना और ये उसके साथी हैं, बैठो, ब्लाशर ने उससे तारुफ कराते हुए कहा और आर्नल्ड ने सबको हेलो कहकर एक खाली जगह पर बैठ गया।
जवाना ओल्ड गोल्ड को $10,000 दे दो। ब्लाशर ने जवाना से कहा तो जवाना ने सर हिलाते हुए जेब से नोट निकाले और गिनकर आर्नल्ड की तरफ बढ़ा दिए और बाकी उसने वापस जेब में डाल लिए। ओल्ड गोल्ड ने नोटों को इस तरह झपटा जैसे सदियों बाद उसे इतनी बड़ी दौलत मिली हो। वो चंद लम्हे इन नोटों को देखता रहा और फिर एक तवील सांस लेकर उसने उन्हें अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। इन नोटों की वजह से मेरी ज़िंदगी में मज़ीद 10 सालों का इजाफा हो गया है, आर्नल्ड ने कहा और ब्लाशर पे इख्तियार हंस पड़ा। बाकी लोग भी मुस्कुरा दिए। आर्नल्ड, जवाना के मास्टर को क्रिमियन नेवी ने इस जजीरे पर कैद कर दिया है जिसे आमतौर पर मौत का जजीरा कहा जाता है और जवाना ने अपने मास्टर को वहाँ से आज़ाद कराना है। इस सिलसिले में तुमने उनकी मदद करनी है, ब्लाशर ने कहा तो ओल्ड गोल्ड पे इख्तियार चौंक पड़ा। मौत का जजीरा? वो तो वाकई मौत का जजीरा है। वहाँ तो बगैर इजाज़त ना कोई दाखिल हो सकता है और ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है, आर्नल्ड ने कहा। हमने अपने आदमी को वहाँ से निकालना है, हर सूरत में और हर कीमत पर, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए तुम हमें इस जजीरे का महल्ले वकू और इसके बारे में जो कुछ भी जानते हो बता दो, जूलिया ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें तफसीलात बता देता हूँ, इसके बाद का तुमने खुद सोचना है, आर्नल्ड ने कहा और फिर उसने जजीरे के मुतल्लिक तफसीलात बतानी शुरू कर दी। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठते हुए भारी जिस्म के नौजवान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, नौजवान ने सर्द लहजे में कहा। सूसिन बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो नौजवान बेइख्तियार चौंक पड़ा। सूसिन, तुम कहाँ से बोल रही हो? नौजवान ने इस बार बेतकल्फाना लहजे में कहा। बर्सबिन से बोल रही हूँ स्कॉट, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, सूसिन ने भी इंतहाई बेतकल्फाना लहजे में कहा। कैसी खुशखबरी? नौजवान ने चौंक कर पूछा। वीआईपी के प्राइमर के बारे में तो तुम्हें इत्तला मिल चुकी होगी, सूसिन ने कहा। हाँ, वो एक्रीमियन एजेंटों के हाथों मारा गया है और वीआईपी की लेबॉर्ट्री 01 भी एक्रीमियन एजेंटों ने तबाह कर दी है। मगर इस बात से मेरे लिए खुशखबरी का क्या जुआस है? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि ये सारी कार्रवाई किस मकसद के लिए की गई है? सूसिन ने कहा। किसी फार्मूले का चक्कर होगा और क्या। तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर बात करो, नौजवान ने कतरे झुंझलाए हुए लहजे में कहा। वीआईपी के साइंसदानों ने एक नया मादा दरियाफ्त किया है जिसका नाम भी उन्होंने वीआईपी रखा है। इस मादे में तवानाई का लामहदूद ज़ख़ीरा है। इस ज़ख़ीरे को जिस कदर भी खर्च किया जाए वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि इतनी ही तवानाई हर वक्त इसमें मौजूद रहती है। इस मादे से वीआईपी ऐसे हथियार बनाना चाहती थी कि जो इस्तेमाल होने के बावजूद खर्च ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में वीआईपी गन को जिस कदर चाहो इस्तेमाल करो, उसका मैगज़ीन कभी ख़त्म ना होगा। इस तरह दूसरे हथियार भी बनाए जा सकते हैं, सूसिन ने कहा। ओह, इंतहाई हैरत अंगेज़ और इनकलाबी दरियाफ्त है तो फिर, नौजवान ने इस बार पूरी तरह दिलचस्पी लेते हुए कहा। एक चांस है, अगर हम कोशिश करें तो ये फार्मूला हम हासिल कर सकते हैं और इसमें पेश आने वाली उलझन को भी दूर करा सकते हैं, सूसिन ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तफसील से बात करो, नौजवान ने कहा। इस फार्मूले में एक साइंसी उलझन पेश आ गई थी जो साइंसदानों से हल ना हो रही थी। वे ना जाने किस तरह प्राइमर को पता चला कि पाकिस्तान के एक आदमी जिसका नाम अली इमरान है और जो साइंसदान भी है और दुनिया का मशहूर सीक्रेट एजेंट भी है, वो इस साइंसी उलझन को दूर कर सकता है। चनाचा उसने इस इमरान को पाकिस्तान से अगवा कराया और उसे अपने मखसूस जजीरे नांजी में कैद कर दिया और उसकी रहाई की शर्त ये रखी कि वो इस साइंसी उलझन को दूर कर दे। इमरान ने तो वाकई ही ये काम कर दिखाया, तो प्राइमर ने बजाय उसे आज़ाद करने के इस जजीरे पर मौजूद अपनी इमारत को मिसाइलों से तबाह कर दिया ताकि इमरान हलाक हो जाए। लेकिन इमरान जैसा आदमी इतनी आसानी से हलाक होने वालों में से ना था। चनाचा वो ना सिर्फ बच गया बल्कि इस जजीरे से वो एक खुद साख्ता कश्ती में बैठकर फरार हो गया और ओल्ड फोर्ट के जजीरे पर पहुंच गया। ओल्ड फोर्ट के बारे में तुम जानते हो कि वो एक लिहाज से वीआईपी की ज़ैली तंजीम है। चनाचा इस जजीरे के इंचार्ज जोसेफीन ने वीआईपी को खुशनुदी की खातिर इमरान को हलाक करना चाहा, लेकिन इमरान ने उल्टा जजीरे में मौजूद उसके आदमियों को हलाक कर दिया और जोसेफीन को एक लॉन्च में लेकर बर्सबीन के लिए रवाना हो गया। लेकिन वीआईपी की चेकिंग आबदोस ने उन्हें चेक कर लिया।
चनाचा उन्होंने मिसाइल मारकर इस लॉन्च को भी तबाह कर दिया। जोसेफीन तो हलाक हो गई, लेकिन इमरान जख्मी हालत में बच गया। इधर कारगिन भी फार्मूले के पीछे थे। उसे पता चला तो उन्होंने इमरान को जख्मी हालत में उठाया और बरसबीन में अपने सेक्शन हेडक्वार्टर ले आए। यहाँ की इंचार्ज कैथरीन थी। इसने इमरान का इलाज कराया और फिर उससे एक बार फिर कारगिन के लिए साइंसी उलझन दूर कराई, लेकिन कैथरीन ने भी वीआईपी वाला अमल दोहराया और इमरान को अपने एक जजीरे पर कैद करके वो इमारत बम से उड़ा दी जिसमें इमरान मौजूद था। लेकिन इमरान इन सब की तवक्को के खिलाफ एक बार फिर बच निकला और फिर वो एक तख्ते पर सवार होकर इस जजीरे से भी निकल गया। फिर उसे समंदर के अंदर एक्रीमियन नेवी के एक कश्ती जहाज़ ने चेक किया और उसे जहाज़ पर उठा लिया। इस जहाज़ का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राफेल उसे पहचानता था। उसने कैप्टन को इतला दी। कैप्टन ने अपने हेडक्वार्टर इतला दी तो एक्रीमियन नेवी की सीक्रेट एजेंसी का चीफ मार्शल खुद इस जहाज़ पर पहुंचा। वह भी इमरान से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने इमरान से पूछगछ की तो इमरान ने सब कुछ तफसील से बता दिया। इस पर मार्शल ने उसे बेहोश करके मौत के जजीरे पर कैद कर दिया और एक्रीमियन हुक्काम को इसकी तफसील बताई तो एक्रीमियन हुक्काम ने इस मादे को खुद हासिल करने का प्लान बनाया और फिर उसके एजेंटों ने प्राइमर को हलाक कर दिया, उसकी लेबॉर्ट्री तबाह कर दी, साइंसदानों को हलाक कर दिया और वो फार्मूला और मादा ले उड़े। चूँकि ये फार्मूला और मादा कारगिन के पास भी था, इसलिए उन्होंने कारगिन के साथ भी यही किया ताकि एक्रीमिया के अलावा और किसी के पास ये इनकिलाबी मादा वीआईपी ना हो। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि इमरान उनकी कैद में है और वीआईपी फार्मूले पर भी एक्रीमियन की एक खुफिया लेबॉर्ट्री में काम हो रहा है। सुसेन ने जवाब दिया, तुम्हें इस सारी तफसील का कैसे इल्म हुआ? नौजवान ने हैरत होकर पूछा। वीआईपी का आदमी ब्लाशर मेरा दोस्त है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि मेरा ताल्लुक ब्लैक शैडो से है। वैसे बातों ही बातों में इस बात का जिक्र आ गया तो उसने मुझे गैर मुतल्लिक समझते हुए पूरी तफसील बता दी। उसका एक दोस्त जवाना, जो किसी ज़माने में पेशावर कातिल और मास्टर किलर का रुकन था, मास्टर किलर को इस इमरान ने ही ख़त्म किया था और जवाना इसका मुलाजिम बनकर पाकिस्तान चला गया। इमरान का ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, इसलिए जवाना अपने एक साथी जोसेफ और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अराकीन के साथ इमरान की बरामदगी के लिए बरसबीन पहुँचे। यहाँ जवाना ब्लाशर से मिला और ब्लाशर ने दोस्ती के नाते उसकी मदद की। इस तरह ब्लाशर को पूरी तफसील का इल्म हो गया और ब्लाशर ने मुझे बताया तो मैंने इस फार्मूले में दिलचस्पी ली और फिर मैंने अपने तौर पर बाकी मालूमात हासिल की और अब तुम्हें इतला दे रही हूँ। सुसेन ने एक बार फिर तफसील बताते हुए कहा, लेकिन सुसेन, अगर इस मादे को ब्लैक शैडो ने हासिल करने की कोशिश की तो फिर हमें बराह रास्त एक्रीमियन एजेंटों से टकराना पड़ेगा। नौजवान ने कहा, मेरे जहन में एक प्लान मौजूद है। अगर इस काम पर काम किया जाए तो किसी को इल्म भी ना हो सकेगा और फार्मूला भी ब्लैक शैडो के पास पहुंच जाएगा और इमरान को भी वहां से निकाल कर हम अपनी तहवील में ले सकते हैं। एक्रीमियन एजेंट लाख सर पटके, उन्हें कभी मालूम ना हो सकेगा कि फार्मूला कहाँ गया, जबकि हम अपने लेबॉर्ट्री में खुफिया तौर पर उसे तैयार करके बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त कर सकते हैं। इस तरह हम अरबों खरबों डॉलर कमा सकते हैं और ये रकम इतनी है कि ब्लैक शैडो को पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन तंजीम बनाया जा सकता है। सुसेन ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता। वीआईपी ऑल फोर्ट या कारगिन की हद तक तो मामला दूसरा था, लेकिन एक्रीमिया जैसी सुपर पावर बराह रास्त टकराव हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। नौजवान ने कहा, जिस लेबॉर्ट्री में इस फार्मूले पर काम हो रहा है उसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेरे सेक्शन का आदमी है। हम इंतहाई खामोशी से वहाँ से फार्मूला हासिल करके इस लेबॉर्ट्री को तबाह करके और साइंसदानों को हलाक कर सकते हैं और किसी को भी मालूम ना हो सकेगा कि ऐसा किसने किया और फार्मूला कहाँ गया, बल्कि वो समझेंगे कि फार्मूला भी साथ ही ख़त्म हो गया। इस सिक्योरिटी ऑफिसर को भी बाद में हलाक किया जा सकता है ताकि वो प्लान हमेशा के लिए राज में रह जाए। बाकी रहा इमरान, तो मौत के जजीरे पर तुम्हारे आदमी चेकअप को इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्शल वहाँ मौजूद है, उसे भी हलाक किया जा सकता है और जजीरे को भी तबाह किया जा सकता है। इस तरह तमाम इल्ज़ाम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पर आ जाएगा। हमारा किसी को इल्म ही ना हो सकेगा। सब यही समझेंगे कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इमरान को निकाल कर ले गई है, लेकिन इमरान हमारी तहवील में होगा। हम उसे इस वक्त तक अपनी कैद में रखेंगे जब तक कि हथियार तैयार नहीं हो जाता। जब हथियार तैयार हो जाएगा तो खामोशी से उसे हलाक कर दिया जाएगा। सुसेन ने कहा, लेकिन
अभी तो खुद बता रही हो कि इमरान इंतहाई ख़तरनाक सीक्रेट एजेंट है और फिर हर तंजीम के हाथों वो बच निकला है, वो हमारी कैद में कैसे रहेगा? नौजवान ने कहा। उसे क्रैक कॉनली मॉर्सन यानी CCM इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, जिससे इसका निचला धड़ मफलूज हो जाएगा। इस तरह वो किसी सूरत भी फरार ना हो सकेगा। अलबत्ता हम उसे बता सकते हैं कि CCM का एंटी इंजेक्शन लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है, बशर्ते का वो हमारे लिए काम करे। अब उसे तो ये मालूम ना होगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जब काम हो जाएगा तो उसे हलाक कर दिया जाएगा, सुसन ने कहा। वेरी गुड, तुम्हारी सहानत वाकई ही काबिल दाद है सुसन, इसलिए तो मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। लेकिन जैकब इतना बड़ा इक़दाम इस वक्त उठाने पर तैयार होगा जब हम उसे ब्लैक शैडो में अपने हिस्सेदार बना लें। मैं इससे वादा कर लूँगा, मगर जब फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उससे भी हलाक करना होगा, नौजवान ने कहा। हाँ, सब कुछ हो सकता है, बशर्ते का हम ज़रा सी हिम्मत कर लें। बहुत बड़ा चांस है ये, सुसन ने कहा। ओके, इसका मतलब है कि काम शुरू कर दिया जाए, नौजवान ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने ब्लाशर की मदद से मौत के जजीरे के बारे में मालूमात हासिल कर ली है और वो फौरी तौर पर वहाँ हमला करने वाले हैं। इसलिए जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इमरान को वहाँ से निकाल लो, वरना अगर इमरान उनके हाथ लग गया तो फिर इसका हमारे हाथ आना नामुमकिन हो जाएगा। और जिस तरह इस फार्मूले के साथ साथ हर पार्टी इमरान को भी अपनी कैद में रख रही है, इससे यही ज़ाहिर होता है कि इमरान के बगैर इस फार्मूले पर काम करना बेकार है। इसलिए तुम फौरी हरकत में आ जाओ और मौत के जजीरे से इमरान को इस तरफ निकाल लो कि किसी को मालूम ही ना हो सके। मैं यहाँ लेबॉर्ट्री पर काम करती हूँ, सुसन ने जवाब दिया। लेकिन इमरान को रखा कहाँ जाए, क्योंकि जाहिर है मौत के जजीरे की तबाही और इमरान की वहाँ से गुमशुदगी पर एक्रीमियन सीक्रेट एजेंटों ने आसमान से लेकर पाताल तक सब कुछ छान मारना है। और अगर उन्हें ब्लैक शैडो के मुतालिक मामूली सा भी क्लू मिल गया तो फिर ब्लैक शैडो सिर्फ नाम की ही शैडो नहीं रह जाएगी, बल्कि असल शैडो में भी तब्दील हो सकती है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को जब इमरान वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर लामहाला वो भी इमरान को तलाश करेंगे। इस तरह हमने तो तलाश करने वालों से इमरान को इस वक्त तक बचाना है जब तक फार्मूले पर काम मुकम्मल और तसल्ली बख्श अंदाज में नहीं हो जाता, नौजवान ने कहा। तुम ऐसा करो कि जैकब की मदद से इमरान को मौत के जजीरे से निकालो। इस वक्त उसे बेहोश होना चाहिए और फिर उसे जैकब समेत मेरे पास भिजवा दो और उसके बाद तुम उसे और जैकब को भी भूल जाओ। बाकी काम मैं खुद कर लूँगी, सुसन ने कहा। ओके, मैं अभी जैकब से बात करता हूँ, नौजवान ने कहा। मैंने लेबॉर्ट्री के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से बात पहले ही कर ली है और उसने तेज़ी से तमाम इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए हैं। अब उसे सिर्फ ग्रीन सिग्नल मिलने की देर है। लेबॉर्ट्री तबाह हो जाएगी और फार्मूला मेरे पास पहुंच जाएगा। लेकिन मैं ये काम इस वक्त करना चाहती हूं जब इमरान को इस मौत के जजीरे से निकाल लिया जाएगा। लेकिन ख्याल रखना, जैकब से कह देना कि इमरान को बेहोशी के आलम में वहाँ से निकाला जाए, ताकि उसे मालूम ही ना हो सके कि उसे कौन ले जा रहा है और कहाँ ले जा रहा है, सुसन ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जल्द ही खुशखबरी सुनाऊंगा। गुड बाय, नौजवान ने कहा और रिसीवर रख कर वो तेजी से कुर्सी से उठा और कमरे में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी खोली और इसमें मौजूद एक छोटा सा बॉक्स नुमा ट्रांसमीटर निकाल कर मेज़ पर रखा और फिर कुर्सी पर बैठकर उसने इस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन ऑन किया तो डब्बे में से तेज सीटी की आवाज़ निकलने लगी। चंद लम्हों बाद सीटी की आवाज़ ख़त्म हो गई। हेलो हेलो, स्कॉट कॉलिंग ओवर, नौजवान ने सीटी की आवाज़ ख़त्म होते ही कॉल देते हुए कहा। यस, एलिजाबेथ बोल रही हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी। लहजा मौतमाना था। एलिजाबेथ, मौत के जजीरे पर जैकेट को मखसूस लाइन पर कॉल करो और उससे कहो कि स्पेशल ट्रांसमीटर पर मुझसे फौरी बात करे। फौरी, ओवर, स्कॉट ने कहा। ओके, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओवर एंड ऑल, स्कॉट ने कहा ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने तेज़ी से एक नई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी।
اسے معلوم تھا کہ موت کے جزیرے پر ایسے انتظامات ہیں کہ باہر سے سوائے مخصوص لائن کے وہاں کال نہیں کی جا سکتی، البتہ وہاں سے جیکب اسے کال کر سکتا ہے۔ جیکب وہاں کے آپریشن روم کا انچارج تھا اور موت کے جزیرے پر نصب تمام سائنسی مشینری اس کے چارج میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ڈبے میں سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ اسکاٹ خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹی کی آواز مدھم ہوتے ختم ہو گئی۔ ہیلو، جیکب کالنگ، اوور، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ اسکاٹ بول رہا ہوں جیکب، اوور، اسکاٹ نے کہا۔ او خیریت ہے؟ الزبتھ نے کہا کہ تم فوری طور پر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، کیا ہوا ہے؟ اوور، جیکب کے لہجے میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نے سوسن سے بات کی ہے، ہم دونوں تمہیں بلیک شیڈو میں تیسرا حصے دار اور تھرڈ چیف بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ بلیک شیڈو کھربوں ڈالر کما سکتی ہے اگر تم ہمت کرو تو۔ اوور، اسکاٹ نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ اچانک کھربوں ڈالر کہاں سے گئے اور تم مجھے حصہ دار بنانے پر بھی تیار ہو گئے؟ یہ کوئی انقلاب ہے؟ اوور، جیکب کے لہجے میں انتہائی حیرت نمایاں تھی، اور جواب میں اسکاٹ نے اسے سوسن سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ منصوبہ تو اچھا ہے لیکن پورا ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ اوور، جیکب نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ نیم رضامند ہو چکا ہو۔ دیکھو جیکب، سوسن کی صلاحیتوں سے تو تم واقف ہو، وہاں لیبارٹری میں اس نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ تم نے اپنا کام کرنا ہے اور پھر تم نے عمران سمیت سوسن کے پاس پہنچ جانا ہے۔ پھر سارا کام تم نے اور سوسن نے کرنا ہے، اور کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ عمران کہاں گیا اور فارمولا کس کے پاس ہے۔ جب ہم ہتھیار بنا لیں گے تو پھر کھربوں ڈالر ہمارے پاس ہوں گے۔ پھر ہم اس قدر طاقتور ہو جائیں گے کہ ایکریمیا تو کیا، پوری دنیا کی ایجنسیاں مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ یہ خوش قسمتی کا وقت ہے جیکب، بس ذرا سی ہمت کرنے کی بات ہے۔ اوور، اسکاٹ نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں عمران کو موت کے جزیرے سے نکال لوں اور پھر برسبن میں سوسن کے پاس لے جاؤں، لیکن ظاہر ہے جب وہ میری لاش نہ ملے گی تو ایکریمین ایجنسیاں سمجھ آئیں گی کہ یہ سارا کیا دھرا میرا ہے، پھر میں کیسے اپنی باقی زندگی گزار سکوں گا؟ اوور، جیکب نے کہا۔ جو وہاں مکمل تباہی ہوگی تو ظاہر ہے بے شمار لاشیں ٹکڑوں کی صورت میں ملیں گی، اور پھر کسی کو تمہارے متعلق تو گمان تک نہ ہوگا۔ تم اپنی مرضی کا میک اپ بھی کر سکتے ہو۔ سوچو جیکب، یہ موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا۔ اوور، اسکاٹ نے کہا۔ پھر مجھے حلف دو کہ تم مجھے تھرڈ چیف بناؤ گے۔ اوور، جیک نے کہا تو اسکاٹ نے فوراً حلف دے دیا۔ اوکے، میں کام شروع کر دیتا ہوں، تم سوسن کو اطلاع کر دو، میں مخصوص ہیلی کاپٹر پر بے ہوش عمران کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا، مجھے اس کارروائی میں صرف نصف گھنٹہ لگے گا۔ اوور، جیکب نے کہا تو اسکاٹ کا چہرہ فرط مسرت سے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، اسکاٹ نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جلدی سے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسکاٹ بول رہا ہوں، سوسن سے بات کراؤ۔ اسکاٹ نے تاہم کانا لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سوسن بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد سوسن کی آواز سنائی دی۔ گڈ نیوز سوسن، جیکب مان گیا ہے، میں نے اسے حلف دے دیا ہے کہ وہ تھرڈ چیف بھی ہوگا اور اسے حصہ بھی ملے گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں اطلاع کر دوں، وہ نصف گھنٹے بعد بے ہوش عمران سمیت تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اس کے بعد وہ تمہارے پاس ہی رہے گا اور تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اسکاٹ نے معنی خیز لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے سوسن کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں تمہارا مطلب سمجھتی ہوں اسکاٹ، تم فکر مت کرو، ایک بار جیکب عمران کو لے کر میرے پاس پہنچ تو جائے، پھر جیکب کے وجود سے یہ دنیا خالی ہو جائے گی۔ سوسن نے کہا تو اسکاٹ بے اختیار مسکرا دیا۔ گڈ، پھر تم فارمولا حاصل کرنے کا کام شروع کر دو، کیونکہ عمران کے وہاں سے نکلتے ہی یوں سمجھو کہ پوری ایکریمین حکومت حرکت میں آ جائے گی۔ اسکاٹ نے کہا۔ تم فکر مت کرو، سب اوکے ہو جائے گا، اب یہ میری ذمہ داری رہی، سوسن نے جواب دیا۔ اوکے، جیسے ہی عمران تمہارے پاس پہنچے اور فارمولا بھی تو تم نے مجھے فوراً اطلاع دینی ہے، میں انتظار کروں گا، اسکاٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اسکاٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور
रखा और कुर्सी से उठकर उसने पहले ट्रांसमीटर उठाकर वापस अलमारी में रखा और अलमारी बंद करके वो एक साइड में मौजूद रैक की तरफ बढ़ गया जो किस्म किस्म की शराब की बोतलों से भरा हुआ था। उसने एक बोतल उठाई और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। मेज़ पर पहले से एक गिलास मौजूद था। उसने बोतल खोली और थोड़ी सी शराब गिलास में डालकर उसने घूंट घूंट शराब पीना शुरू कर दी। उसके साथ ही उसने मेज़ पर पड़े हुए रिमोट कंट्रोल को उठाया और उसकी मदद से इस कोने में मौजूद टीवी ऑन किया। फिर शराब पीने के साथ साथ वो टीवी देखने में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन 2 घंटे बाद अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी तो स्कॉट ने रिमोट कंट्रोल की मदद से टीवी ऑफ किया और फिर रिमोट कंट्रोलर मेज़ पर रखकर फ़ोन का रिसीवर उठा दिया। यस, स्कॉट ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। सुसन बोल रही हूँ स्कॉट, जैकब अभी तक नहीं पहुंचा और ना ही उसकी तरफ से कोई इत्तला है। सुसन की तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी। जाहिर है उसे सख्त जदोजहद करना पड़ेगी। जो काम उसके ज़िम्मे है वो आसान तो नहीं है, जल्द आ जाएगा। तुमने फार्मूले का क्या किया? स्कॉट ने पूछा। वहाँ भी काम हो रहा होगा, अभी तक फार्मूला भी मुझ तक नहीं पहुँचा, सुसन ने जवाब दिया। बहरहाल हमें इंतज़ार तो करना होगा। जब भी जैकब आए मुझे इत्लाह कर देना, स्कॉट ने कहा तो दूसरी तरफ से ओके कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया गया तो स्कॉट ने भी रिसीवर रख दिया। उसने गोश्त सुसन को तो तसल्ली दे दी थी, लेकिन दिल ही दिल में वो खुद बेहद परेशान हो रहा था, क्योंकि अगर काम ना हो सका तो ना सिर्फ उसकी और सुसन की बल्कि ब्लैक शैडो की पूरी तंजीम शदीद ख़तरे में पड़ जाएगी। लेकिन जाहिर है इंतज़ार के अलावा और क्या किया जा सकता है। समंदर की गहराई में सफ्तर, तनवीर और कैप्टन शकील गौताखोरी के जदीद तरीन लिबास में मलबूस तेज़ी से मौत के जजीरे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। सबसे आगे सफ्तर था, जबकि तनवीर और कैप्टन शकील उसके पीछे थे। ओल्ड गोल्ड ने मज़ीद भारी रकम लेकर उन्हें मौत के जजीरे में दाखिल होने की एक खुफिया रास्ते का पता बता दिया था और ये रास्ता समंदर की गहराई से जाता था। उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन जो कुछ उसने बताया था उसके मुताबिक उसे खोला जा सकता था। ओल्ड गोल्ड चूँकि इस जजीरे में तवील अरसे तक काम कर चुका था, इसने वाकई इस जजीरे के मुतालिक इंतहाई कीमती मालूमात मुहैया करती थी। हत्ता कि जजीरे पर मौजूद अफराद, इस पर बनी हुई इमारत, अंडरग्राउंड इमारत, वहाँ नस्ब, साइंसी हिफाजती आलात, सब तफसील उन्हें मालूम हो गई थी और उन्हें यकीन था कि वो न सिर्फ इस जजीरे में दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगे बल्कि इमरान को भी वहाँ से निकाल लाने में कामयाब रहेंगे। चनाचा उन्होंने जजीरे पर काम करने के लिए जदीद हथियार और साइंसी आलात ब्लाशर की मदद से ख़रीदे और फिर एक तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर की मदद से वो बहरे अकियानोस के एक साहली इलाके रॉस्कन पहुंच गए। वहां से उन्होंने एक बड़ी लॉन्च हासिल की और फिर इस लॉन्च की मदद से वो मौत के जजीरे से तकरीबन 20 बहरी मील के फासले पर वाक़या एक छोटे मगर बेआबाद जजीरे तक पहुँच गए। चूँकि मौत के जजीरे में दाखिल होने और वहाँ से इमरान को बाहर निकालने के लिए इंतहाई तेज़ रफ्तार एक्शन करना था, इसलिए जूलिया ने सफ्तर से मशवरे के बाद सिर्फ 3 अफराद को जजीरे पर भेजने का फैसला किया और इस तरह सफ्तर की सरबराही में तनवीर और कैप्टन शकील तैरते हुए जजीरे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, जबकि जूलिया, ब्लाशर, जोसेफ और जवाना के साथ उसी जजीरे पर ही रह गई थी। सफ्तर और उसके साथियों ने इमरान को मौत के जजीरे से निकालकर वापस इस जजीरे पर पहुंचना था और फिर वहां से उनकी वापसी शुरू हो जाती। इसके इंतजामात भी उन्होंने पहले से कर लिए थे ताकि इससे पहले कि एक्रीमियन एजेंट उनके पीछे लगते वो वहां से निकल जाने में कामयाब हो जाते। तकरीबन 2 घंटे तक मुसलसल तैरने के बाद उन्हें दूर से मौत का जजीरा नजर आने लगा। अब हमें एहतियात से काम लेना होगा, यकीनन जजीरे के गिर्द समंदर के अंदर हिफाजती इंतजामात मौजूद होंगे, सफ्तर ने कहा और सर पर चढ़े हुए हेलमेट में मौजूद ट्रांसमीटर के जरिए उसकी आवाज़ तनवीर और कैप्टन शकील तक पहुंच गई और फिर उनकी रफ्तार सुस्त हो गई। सफ्तर ने हेलमेट पर लगी हुई मखसूस किस्म की टॉर्च रोशन कर दी और पानी में तेज़ रोशनी सी फैल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक जाल सा पानी में तैरता नजर आने लगा। वो सब ठटक कर रुक गए। जाल तकरीबन 4 फुट चौड़ाई का था और पानी के अंदर इस तरह तैर रहा था जैसे उसे नीचे गहराई में किसी चीज़ से बांध किया हो। सफ्तर ने हाथ में पकड़ी हुई मखसूस साख्त की गन की नाल इस जाल पर लगाई, लेकिन कोई रद्द अमल ना हुआ तो इसने जाल की तरफ हाथ बढ़ाया। एहतियात से सफ्तर, ये सॉलिड एरेस का जाल लगता है, अगर तुमने एहतियात ना की तो तुम्हारे जिस्म के एक लम्हे में पुरखचे उड़ जाएंगे। कैप्टन शकील की आवाज़ सफ्तर को सुनाई दी। मैंने चेक कर लिया है, जाल में रेस मौजूद नहीं है, सफ्तर ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर जाल को पकड़ा और एक जोरदार झटका दिया तो जाल
आगे आ गया और सफ्तर ने एक और झटका दिया तो जाल टूटकर टुकड़ों में तब्दील हो गया। ये क्या मतलब हुआ? इसका तो मतलब है इनका हिफाजती निज़ाम ऑफ है, तनवीर ने कहा। इस जाल से तो यही लगता है कहीं जजीरे के ऊपर कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, कैप्टन शकील ने कहा। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रुको, तनवीर ने कहा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। हमें भी चलना होगा, अकेला तनवीर फंस जाएगा, सफ्तर ने कहा और उसने भी तेजी से ऊपर सतह की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। कैप्टन शकील भी उसके पीछे था। कहीं ये हमारे लिए ट्रैप ना हो, कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई थी और आगे जाने वाले सफ्तर और तनवीर दोनों एक झटके से रुक गए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, और अगर वाकई ये ट्रैप है तो फिर वाकई इंतहाई कामयाब ट्रैप है, सफ्तर ने कहा। तुम यहीं रुको और सोचते रहो, मैं देखता हूँ, तनवीर ने कहा और तेज़ी से दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। अब जाहिर है वो दोनों भी इसके पीछे जाने पर मजबूर थे और थोड़ी देर बाद वो सब सतह समंदर पर पहुँच गए। जजीरा काफ़ी बड़ा था और दरख्तों से ढका हुआ था। उन्होंने जजीरे की चारों तरफ चक्कर लगाया लेकिन उन्हें जजीरे पर किसी किस्म की कोई हरकत महसूस ना हुई। जजीरे के चारों तरफ दरख्तों की ऊपर मचाने बनी हुई थी जिस पर इंतहाई ताकतवर दूरबीनें, मिसाइल और दूसरे आलात नजर आ रहे थे, लेकिन कोई आदमी नजर ना आया था। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जजीरे के करीब हो गए। फिर सबसे पहले तनवीर जजीरे पर चढ़ गया। उसने हेलमेट सर से हटा लिया था। उसके पीछे सफ्तर और कैप्टन शकील भी जजीरे पर आ गए। उन्होंने भी सर से हेलमेट हटा लिए। ओहो, यहाँ सायानाइड गैस है, जल्दी करो, हेलमेट लगा लो और उसके अंदर मौजूद गैस मास्क का बटन ऑन कर दो, सफ्तर ने यकलख्त चीखते हुए कहा। तो कैप्टन शकील और तनवीर ने बिजली की सी तेजी से हेलमेट वापस सर पर रखे और उसके साइड पर लगे हुए बटन प्रेस कर दिए। यहाँ वाकई ही सायानाइड गैस मौजूद है, लेकिन बेहद हल्की है, वरना अब तक हम हलाक हो चुके होते, कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। उनके जदीद किस्म के हेलमेट में गैस मास्क का भी बाकायदा सिस्टम मौजूद था ताकि अगर समंदर के पानी में कोई जहरीली गैस फैल जाए तो वो इससे बच सके। उन्होंने पैरों पर चढ़े हुए रबड़ के मखसूस जूते उतार दिए और फिर वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे और फिर चंद कदम आगे बढ़ते ही वो बेइख्तियार रुक गए। उन्होंने दो आदमियों को झाड़ियों की ओट में पड़े हुए देखा। दोनों आदमी टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। उनके चेहरे बुरी तरह मसख हो रहे थे और रंग नीला पड़ गया था। मुंह के किनारों से भी नीले रंग का मादा निकला हुआ नजर आ रहा था। Like, comment, share, press the bell icon.